हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। हमने करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। करंट अफेयर्स की इन वीडियोस से प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप कुछ बातों को कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज और इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तो पहला टॉपिक रिलेटेड है संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं। पहला है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। अब यह विधेयक हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन करता है। तो 8 दिसंबर 2022 को वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 संसद से पारित हो गया। लोकसभा से पहले ही पारित इस विधेयक पर राज्यसभा ने अपनी मुहर लगा दी है। इस विधेयक का उद्देश्य वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय को लागू करना और इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करना है। इस विधेयक के माध्यम से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वन्य जीवों के संरक्षण पर जोर दिया। वर्ष 2004 से 2014 के बीच जहां देश में 2,26,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए किया गया था, वहीं वर्ष 2014 से 2022 के बीच केवल 1,30,000 वन क्षेत्र का ही इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिए किया गया। इन प्रयासों की वजह से ही देश के हरित क्षेत्र का विकास हुआ है। गौरतलब है कि इस विधेयक में केंद्र सरकार को एक ऐसा प्राधिकरण बनाने का अधिकार दिया जा रहा है जो संरक्षित प्रजातियों के निर्यात अथवा आयात हेतु लाइसेंस प्रदान कर सकेगा। अब अगले टॉपिक की तरफ हम आगे चलते हैं। ये भारत एवं विश्व से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें पहला देखते हैं भारत और पोलैंड। अब 12 दिसंबर 2022 को भारत और पोलैंड ने वार्सो में विदेश कार्यालय परामर्श के 10वें दौर का आयोजन किया। इस बैठक में भारत का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने किया। इस दौरान दोनों देश नई दिल्ली में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर के आयोजन पर सहमत हुए। इसके अलावा दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की क्षमता का उल्लेख किया। अब भारत और विश्व की अगली न्यूज है भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड। 6 दिसंबर 2022 को साल 1971 में भारत द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने वाले मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया था। मुक्ति संग्राम मामलों के बांग्लादेशी मंत्री AKM मुजम्मल हक इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। भारतीय उच्चायुक्त प्राण्या वर्मा ने कहा कि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश की राजकीय यात्रा के दौरान लिया गया था। हालांकि बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, 16 दिसंबर को आजाद हुआ था, जब लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी की एक संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 16-17 दिसंबर को बांग्लादेश में 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी युद्ध में यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं आर्थिक घटनाक्रम। इसमें पहला है ADB द्वारा भारत की विकास दर का अनुमान 7% लगाया गया। 14 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक, जो ADB कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसके द्वारा जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट दिसंबर 2022 में 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की 7% की विकास दर के अपने पूर्वानुमान को बरकरार रखा गया है। ADB ने वर्ष 2022-23 ये जो फिस्कल ईयर है अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का जो अनुमान जताया है, सितंबर महीने में भी ADB की ओर से 7% वृद्धि का ही अनुमान जताया गया था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि 2021-22 में देश की GDP वृद्धि 8.7% रही थी। उसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भी GDP वृद्धि के अनुमान को 7.2% पर अपरिवर्तित रखा है। ADB ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस वर्ष एशिया 4.2% की दर से बढ़ेगा। 2023 में उसकी वृद्धि 4.6% की दर से होने का अनुमान है।
हालांकि पहले उसने इस वर्ष एशिया की वृद्धि दर 4.3% और 2023 में 4.9% रहने का अनुमान जताया था। रिपोर्ट में कहा गया, वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से वृद्धि करने का अनुमान है, जिसकी वजह उसकी मजबूत घरेलू बुनियाद है। इसमें आगे कहा गया, उच्च आवृत्ति वाले कुछ हालिया संकेतक अनुमान से कहीं अधिक अनुकूल हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, मुद्रा विनिमय सुविधा समझौता। 8 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, मालदीव का केंद्रीय बैंक, इसके साथ मुद्रा की अदली बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। यह समझौता मालदीव की अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर 2012 को परिचालन में आई थी। इस सुविधा का उद्देश्य सार्क देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए अल्पकालिक धन की व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जब तक वह देश अपने लिए लंबी अवधि की व्यवस्था नहीं कर लेता। भारतीय रिजर्व बैंक की सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा का कोष $2 बिलियन है। वर्तमान में स्वैप सुविधा अमेरिकी डॉलर, यूरो और भारतीय रुपये में उपलब्ध है। यह सुविधा केवल उन सार्क देशों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि सार्क के 7 सदस्य देश हैं। वे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव हैं। अब नेक्स्ट न्यूज है, रिटेल डिजिटल रुपया ERSR लॉन्च। 1 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट आधार पर रिटेल डिजिटल रुपया ₹R लॉन्च करने की घोषणा की है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत भाग लेने वाले कस्टमर और मर्चेंट के बंद उपयोगकर्ता समूह क्लोज्ड यूजर ग्रुप या CUG में चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा। यह कॉन्टैक्टलेस लेन देन की प्रक्रिया है। विदित हो कि केंद्रीय बजट 2022 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सेंट्रल बैंक जल्द ही अपनी डिजिटल मुद्रा शुरू करेगा, जिसके बाद इसे लॉन्च किया गया है। ₹R एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा, जो एक लीगल टेंडर होगा। विशेष रूप से यह डिजिटल मुद्रा या रुपया का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जो पूर्ण रूप से कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन है। इसका मूल्य वही होगा जो मूल्य वर्ग भारतीय कागजी मुद्रा और सिक्के का होता है। इसको भारतीय बैंकों द्वारा जारी किया जाएगा। इस सुविधा को बैंकों द्वारा पेश किए गए इंटरफेस पर बने संग्रहीत डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ग्राहकों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी मदद से ग्राहक ₹R के साथ लेन देन कर पाएंगे। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका लेन देन किया जा सकेगा। केवल अधिकृत बैंक द्वारा जारी किए गए इंटरफेस की मदद से डिजिटल मुद्रा में लेन देन किया जाएगा। डिजिटल मुद्रा में लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन, जिसको P2P कहते हैं, और व्यक्ति से व्यापारी P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट के बीच में किया जा सकेगा। साथ ही व्यापारिक स्थानों पर QR कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान किया जा सकेगा। यह सुविधा पहले फेज में 4 शहरों, जो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू की गई है, जिसे बाद में अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे शहरों में विस्तारित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस पायलट प्रोजेक्ट में चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। इसके लिए देश के प्रमुख 4 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक को शामिल किया गया है। साथ ही 4 अन्य बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बाद में परीक्षण में शामिल होंगे। अब नेक्स्ट न्यूज है, 37वां माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022। हाल ही में विश्व बैंक ने रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स स्पेशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन शीर्षक से अपना 37वां माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में माइग्रेशन 5% बढ़कर लगभग $626 बिलियन हो गया। यह 2021 में 10.2% की वृद्धि से कम है। यह वृद्धि 2023 में लगभग 2% तक धीमी होने की उम्मीद है। उच्च आय वाले देशों में अपेक्षित मंदी और अस्थिर तेल की कीमतों एवं मुद्रा विनिमय के कारण प्रेषण की वृद्धि 2023 में धीमी होने की उम्मीद है। 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र हैं।
ऊर्जा मुद्रास्फीति के कारण आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत के प्रवासी श्रमिकों ने 2022 में रिकॉर्ड 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर भेजे थे। गौरतलब है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लोगों के लिए प्रमुख घरेलू आय का स्रोत प्रेषण ही है। यह शिशु स्वास्थ्य और स्कूल नामांकन को बढ़ावा देने के साथ साथ गरीबी को कम करने तथा इन अर्थव्यवस्थाओं के लचीलेपन को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।